Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is CSIR Net Practice Series, CSIR Net Previous Year Questions of September 2022. तो आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ CSIR नेट के 2022 के सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। ये CSIR नेट प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट 3 है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए। ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्टअप करेगा, ठीक है। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT, JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। सो मेन वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज सितंबर का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, कंसिडर अ प्रेडेटर स्पीशीज फोरेजिंग फॉर अ प्रे इन अ हैबिटेट। तो गाइज आपको क्या करना है, ये वीडियो पॉज करके खुद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है। सो वेयर देर आर टू प्रे स्पीशीज दैट इज ए एंड बी, दो किसी प्रेडेटर की हैबिट में क्या थे, दो प्रे स्पीशीज थे ए और बी, ठीक है। अज्यूम प्रेडेटर कैन चूज फ्रॉम अ हाई वैल्यू प्रे ए एंड अ लो वैल्यू प्रे बी, ठीक है। तो एक जो प्रे था, जो ए नाम का प्रे था, वो उसको हाई वैल्यू देता था, यानी उसको खाने से उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती थी, ठीक है। दूसरा जो प्रे जो बी था, उसको खाने से उसे काफ़ी कम यानी लेस, बहुत ही कम जो है वो एनर्जी उसको मिलती थी। ए एंड बी अकर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन इन्वायरमेंट, तो उस इन्वायरमेंट में जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में ए और बी प्रेजेंट हो सकता है बी ज़्यादा हो ए कम हो, या ए ज़्यादा हो बी कम हो, ठीक है। सो इट मे डिफरेंट एवरेज टाइम टू फाइंड नेक्स्ट ए और बी, तो उसको जो है जो एवरेज टाइम लगता है ए और बी को फाइंड करने के लिए, वो दोनों का डिफरेंट टाइम है, ठीक है। हो सकता है एक को एक घंटा लगता हो, दूसरे को 4 घंटे लग जाते हो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी। तो ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी आपको क्या बताती है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। फॉरेजिंग का मतलब क्या होता है गाइस, फॉरेजिंग का मतलब होता है फूड को गैदर करना, ठीक है। तो आपका प्रेडेटर जो है कैसे फूड को गैदर करता है, क्या वो सिर्फ हाई वैल्यू के प्रे पे डिपेंड होता है, या फिर वो लो वैल्यू को भी खाता है। तो गाइस वो क्या करता है, मैं अगर आपको जनरली कंसेप्ट बताऊं तो कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास प्रेडेटर है और उस प्रेडेटर के पास दो स्पीशीज़ है, दैट इज ए एंड बी दो स्पीशीज़ है। ए से उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है खाने से, तो ऑब्वियस सी बात है जब इन्वायरमेंट में ए और बी प्रेजेंट होगा तो वो ऑब्वियसली जो उसका प्रेफरेंस सोर्स होगा वो ए होगा। बट हो सकता है कि ए को जो खाने में जो टाइम लग रहा है उसको, या पकड़ने में जो एनर्जी लग रही है, वो बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, जबकि जो बी है वो उसको ईजिली मिल जा रहा है। तो हो सकता है वो बी पे भी फीड करे, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ ए पे फीड करे क्योंकि वो हाई वैल्यू दे रहा है, वो बी पे भी आराम से फीड कर सकता है, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। ए वाला ऑप्शन है, इफ इट टेक टू लॉन्ग टू सर्च फॉर ए प्रेडेटर में स्विच टू ईटिंग बी, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ए को सर्च करने में, तो प्रेडेटर जो है वो स्विच कर सकता है और वो सिर्फ बी को खाएगा। यहाँ पर ओनली वर्ड है कि वो बी को खाएगा, ठीक है। जब भी ओनली वाले स्टेटमेंट हो तो हम कभी भी इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में कभी भी कोई स्टेटमेंट को ओनली या करेक्ट या मतलब ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हो सकता है उसको ए को सर्च करने में बहुत टाइम लगे, लेकिन वो जो है क्या पता उसको वो ए बी भी नहीं मिल रहा होगा उसको, तो वो सिर्फ बी पे ही तो स्विच नहीं करेगा ना। हो सकता है उसको ए मिल जाए, चाहे 10 घंटे बाद मिल जाए, लेकिन वो खा सकता है, ठीक है। सो मे बी अगर ओनली बी अगर यहाँ पे लिखा है तो ये जो है स्टेटमेंट इसे रॉन्ग बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ इट टेक टू लॉन्ग टू सर्च ए, अगर उसे जो है ए को टाइम लग रहा है सर्च करने में, प्रेडेटर में ईट बोथ ए एंड बी विच एवर इनकाउंटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको एकदम ही सही, मतलब एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट बोला गया है कि अगर उसे ए को सर्च करने में बहुत टाइम लग रहा है तो वो दोनों को प्रेडिक्ट कर सकता है, यानी दोनों को खा सकता है। जो भी उसके हाथ पहले लग जाए, चाहे ए हो चाहे बी हो, ऐसा तो नहीं वो सिर्फ बी को ही खाएगा फिर बी को ही ढूंढने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वो ए को भी खाएगा, तो उसको जो मिलेगा, चाहे वो ए स्पीशीज हो या बी स्पीशीज हो, जो भी उसके पास आएगा वो उसको मार के खा जाएगा, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज एक्यूरेटली ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है सी वाला है, प्रेडेटर विल ओनली फीड ऑन बी रिगार्डलेस ऑफ द सर्चिंग टाइम, यानी सर्चिंग टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ फीड करेगा बी पे, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, प्रेडेटर विल नेवर फीड ऑन बी इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्या वो कभी, अगर वो उसका प्रेडेटर है उस प्रे का अगर वो
उस प्रेडेटर का अगर वो प्रे है तो वो उसको ज़रूर फीड करेगा, चाहे वो कम फ्रीक्वेंसी में करे बट करेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो कभी भी उसको, ये एब्सोल्यूट जैसे स्टेटमेंट जो है कभी भी इकोलॉजी में आपके ट्रू नहीं हो सकते, तो ये भी जो है आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ फॉरेजिंग थ्योरी के बारे में कुछ दिया हुआ है आपको, आप अपने एंड से पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका जो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा दैट इज स्टेटमेंट बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर क्लियरली सीन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो आपको क्रोमोसोम्स की जो विजिबिलिटी है, यानी क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम जब हम बोलते हैं तो हम इस पेयर को बोलते हैं क्रोमोसोम। दिस इज अवर क्रोमोसोम, ये हमारा 1 क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। जो अगर हमारा एक ही होगा तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। इन सिंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। और इस तरीके का फेज हमें किस फेज में दिखता है गाइस, तो ये हमें सिर्फ एम फेज में दिखता है। एम फेज के भी कौन सा फेज में, प्रो फेज में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एम फेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है, ये देखो, यहाँ से एस से जब एम फेज में जाता है तो कंडेंसिंग प्रोटीन वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंडेंसेशन होता है, तो ये क्रोमोसोम आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, दैट इज इन एम फेज, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो 4th वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट सेल साइकिल रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। सेल साइकिल रेगुलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यूट्यूब लेक्चर्स में भी पढ़ाया है और मैंने अनअकैडमी के लेक्चर्स में भी आपको पढ़ाया है। तो जो भी स्टूडेंट जहाँ से भी पढ़ना चाहता है, चाहे यूट्यूब से पढ़ना चाहो या अनअकैडमी से पढ़ना चाहो, मैंने कंप्लीट जो है आपको सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ाया है, फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी से भी, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन से होंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट है एक्टिविटी ऑफ मैच्योरेशन प्रमोटर फैक्टर दैट इज एमपीएफ राइज एंड फॉल सिंक्रोनसली विद द कंसंट्रेशन ऑफ द साइक्लिन बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो एक्टिविटी होता है एमपीएफ की, एमपीएफ हम किसको बोलते हैं गाइज, तो हम साइक्लिन बी और सीडी के 1 के कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, एमपीएफ बोलते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एमपीएफ। तो इसकी एक्टिविटी ऑब्वियसली बात है राइज और फॉल होती है जब भी साइक्लिन बी का कंसंट्रेशन या उसको सिंथेसाइज किया जाए या उसको डिग्रेडेशन किया जाए, यानी उस पर डिपेंड करता है एमपीएफ, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है CDC25 phosphatase mediate removal of phosphate from the inhibitory tyrosine residue of Y15, ठीक है, आपको पता है, मैंने पढ़ाया है, to yield the highly active MPF। तो फाइनली जो MPF को एक्टिव कौन कराता है, वो CDC25 है, ठीक है। सो जो V1 काइनेज इस पे इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा देता है, यहाँ पर उसको जो है CDC25 रिमूव कर देता है और इसको एक्टिव बना देता है। और ये एक्टिव जैसे ही होता है आपका G2 फेज से जो है वो M ट्रांजिशन हो जाता है, यानी M फेज में जो है वो सेल साइकिल प्रोसीड कर जाती है, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट भी आपका टोटली ट्रू है, ए और बी आपका ट्रू है। ए और बी आपको 2 स्टेटमेंट में दिया है, अभी ए और बी में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगा। नेक्स्ट है थर्ड सी स्टेटमेंट, हम देख लेते हैं। MPF स्पेसिफिकली फॉस्फोराइलेट एंड डीफॉस्फोराइड लैमिन ए एंड सी बट नॉट लैमिन बी। नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इट ऑल्सो फॉस्फोराइलेट लैमिन बी, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो सी आपका फॉल्स होते ही आपका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड वन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी स्टेटमेंट है MPF फॉस्फोराइलेट H1 हिस्टोन। जो MPF है वो H1 हिस्टोन को फॉस्फोराइलेट करता है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट ई स्टेटमेंट है इन साइजोसैक्रोमाइसिस पॉम्बी दैट इज ईस्ट ओवर प्रोडक्शन ऑफ V1 प्रोटीन डिक्रीज द लेंथ ऑफ G2 फेज एंड एक्सटेंड द पीरियड ऑफ M फेज बाय फंक्शनिंग एज अ मेडिएटर ऑफ MPF एक्टिविटी। देखो गाइज, ये स्टेटमेंट में से ट्रू था, बट यहाँ पर जो है जो V1 काइनेज होता है वो डिक्रीज नहीं करता है, वो इंक्रीज कर देता है G2 की लेंथ को, ठीक है। तो जिससे कि G2 की लेंथ अगर इंक्रीज हो जाए तो वो फिर M फेज में सेल जाती ही नहीं, क्योंकि V1 का प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो गया, तो V1 जो है इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा के रखेगी MPF पे, और MPF कभी एक्टिवेट ही नहीं होगी। अगर MPF एक्टिवेट नहीं होगी तो कभी भी G2 से M ट्रांजिशन नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया A, B एंड D। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे म्यूटेशन केस भी मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर ए है, अगर नॉर्मल कंडीशन में होगा तो नॉर्मल टाइप के जो है आपको सेल दिखेंगे। बी वाले में देखो म्यूटेंट टाइप, अगर V1 में म्यूटेशन कर दिया, CDC25 एक्टिवेट है, तो V1 में म्यूटेशन होने से G2 फेज में जो है सेल जो है वो रहती नहीं है, फिर जो है छोटे छोटे सेल्स को जो प्रॉपर जो साइज मिलना चाहिए था G2 फेज में वो मिलता नहीं है, और आपको छोटे छोटे साइज देखने को मिलते हैं। थर्ड सी टाइप का है, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया था स्टेटमेंट में, अगर हमने V1 का ओवर प्रोडक्शन कर दिया और CDC25 को अगर रिमूव कर दिया तो G2 फेज हमारा लॉन्ग हो जाएगा और सेल कभी डिवाइड नहीं करेगी, ठीक
ठीक है। सो आपका जो है राइट स्टेटमेंट हो गया, दैट इज ए एंड बी, सेकेंड वन इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ये भी आपका सेल साइकिल रेगुलेशन से पूछा गया है, शिफ्ट 1 में ही पूछा गया है। ठीक है, 4 मार्क्स का है ये भी। कॉलम ए लिस्टेड एंजाइम इन्वॉल्व इन द सेल साइकिल एंड टिपिकल फंक्शंस इन अ पर्टिकुलर सेल साइकिल फेज लिस्टेड इन बी। तो आपको कॉलम ए में कुछ एंजाइम दिए हैं और उनके फंक्शन बताए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच यहाँ पर दे रहा है ए और बी में। ठीक है, तो सबसे पहला है CDK1। CDK1 का क्या फंक्शन है? CDK1 जो है माइटोटिक एंट्री में वर्क करता है। ठीक है, तो ए का आपका क्या हो गया? थर्ड हो गया। ए का थर्ड सिर्फ एक स्टेटमेंट में है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत भी अगर सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ा होगा तो इतने इजी ऑप्शन है कि एक ही से पता चल गया कि ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड बाकी ऑप्शन में है नहीं, तो आपका सेकेंड आंसर सीधे सीधे आ गया। नेक्स्ट है APC CDC20। ये क्या कराता है? ये एनाफेज ऑनसेट कराता है, यानी मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन कराता है इन एम फेज में। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका एनाफेज ऑनसेट हो जाएगा, यानी बी का आपका फोर्थ वन हो जाएगा। नेक्स्ट CDK2 क्या कराता है? CDK2 आपका एस फेज में एंट्री कराता है। ठीक है, एस फेज में जो है एंट्री जो है कौन कराता है? वो CDK2 कराता है। नेक्स्ट है अरोरा बी। अरोरा बी काइनेज क्या कराते हैं? अरोरा बी हो गए और पोलोलाइक काइनेजेस हो गए, ये साइटोकाइनेसिस में मदद करते हैं। तो जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यानी आपका APC वर्क कर जाता है, मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन हो जाता है, उसके बाद टीलोफेज आता है, ठीक है, एम फेज में, तो वहाँ तक जो है टीलोफेज आने तक जो है आपके CDK1 को डिग्रेड कर देता है। ये APC जो है वो CDK1 को डिग्रेड कर देता है काफ़ी हद तक, तो वहाँ पे सिर्फ बच जाते हैं आपके अरोरा बी काइनेज, पोलोलाइक काइनेज। तो यही जो है बाद में जो है साइटोकाइनेसिस में मदद करते हैं और सेल को डिवाइड करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पर पोलोलाइक काइनेसिस भी होता तो भी जो है साइटोकाइनेसिस वहाँ पर ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो हो गया वो कौन सा हो गया? दैट इज सेकेंड वन। ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था दिस वन। नेक्स्ट है, हाँ, ये है आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी से। ठीक है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये लास्ट टाइम पे। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट मैमेलियन डेवलपमेंट। मैमेलियन डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है A to D तक, आपको बताना है कौन सा करेक्ट कम्बिनेशन है। ठीक है, स्टेटमेंट्स का करेक्ट कम्बिनेशन। सो स्टेटमेंट 1 है जाइगोट इज अ टोटीपोटेंट स्टेम सेल। देखो, जाइगोट इज अ टोटीपोटेंट सेल बट इट इज़ नॉट अ स्टेम सेल। ठीक है, तो ये स्टेम सेल नहीं है, इस वजह से जो है ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट है द सेल ऑफ इनर सेल मास आर सेड टू बी प्लूरीपोटेंट। बिल्कुल सही बात है, ICM जो कि इनर सेल मास होती है उनको हम क्या बोलते हैं? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला है द रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज OCT4 नैनोग SOX2 हेल्प इन मेंटेनिंग द प्लूरीपोटेंसी ऑफ इनर सेल मास। यहाँ पे इनर सेल मास होगा। ठीक है, ICM इनर सेल मास। ठीक है, तो जो ICM की प्लूरीपोटेंसी को कौन मेंटेन करता है, यानी उसको प्लूरीपोटेंसी स्टेज में कौन रखता है? दैट इज OCT4 नैनोग और SOX2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है CDX2 अप रेगुलेट द OCT4। देखो, OCT4 एंड नैनोग, OCT4 और नैनोग आपके जो इम्ब्रायनिक स्टेज में है, दिस इज योर इम्ब्रायनिक सेल। ठीक है, तो जैसे ये इनर सेल मास है, दिस योर इनर सेल मास ICM। ठीक है, तो इस ICM में क्या होता है? SOX2 नैनोग OCT4 ये सब जो है वो इनर सेल मास, दिस इज ICM। तो यहाँ पर ये सब जो है प्रोड्यूस करते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अभी जो बाहर से होता है आपका दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, बाहर से ट्रोफोब्लास्ट होता है। इस ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है गाइस? आपका CDX2 हाई होता है। क्या होता है? CDX2 हाई होता है। तो ये CDX2 जो है, जो OCT4 नैनोग जो अंदर जो सिक्रीट हो रहे हैं ICM में, OCT4 नैनोग, इनका जो है अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, यानी जहाँ CDX2 एक्सप्रेस होगा वहाँ कभी OCT4 नैनोग एक्सप्रेस नहीं होंगे, और जहाँ OCT4 नैनोग SOX2 एक्सप्रेस होंगे वहाँ पर CDX2 कभी रेगुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो इनका जो है एंटागोनिस्ट रिलेशन है, तो ये कभी भी अप रेगुलेट नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट टोटली फॉल्स हो गया। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है दैट इज B एंड C। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया दैट इज B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको बतानी है द करेक्ट हायरार्की ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से भी क्वेश्चन आपका कंफर्म है। ठीक है, आएगा यहाँ से, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना क्योंकि 2 या 4 मार्क्स का आ ही जाएगा। अब जहाँ से कंफर्म है तो उसको प्रिपेयर करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में आपको लर्न हो जाएगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और मैंने अनअकैडमी में लेक्चर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो उस पर वॉच कर सकते हो। ठीक है,
सो क्वेश्चन आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, आपका इयॉन होता है, ठीक है। इयॉन के बाद होता है एरा के बाद होता है पीरियड के बाद होता है एपॉच। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो करेक्ट हो गया, दैट इज इयॉन, एरा, पीरियड एंड एपॉच, ठीक है। सो जिसने पढ़ा होगा उसके लिए इजी है। तो दैट इज इयॉन, एरा, सबसे बड़ा इयॉन होता है, देन एरा होता है, देन पीरियड होता है, देन एपॉच होता है, ठीक है। ओके गाइज, तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? और ऐसी वीडियो के लिए देवराड़ी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।